हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज हम रशियन रिवॉल्यूशन रूसी क्रांति का पार्ट 3 पूरा करेंगे। कल मैंने आपको फरवरी क्रांति के बारे में बताया था। आज अक्टूबर क्रांति पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि फाइनली रूसी क्रांति का जो एंड है वो कैसा रहा। हमने फ्रेंच में भी ऐसे ही देखा था कि उसके सभी पार्ट्स को पहले धीरे धीरे स्टडी किया, उसके बाद देखा फाइनली उनको इकट्ठा करके कि किस प्रकार वो क्रांति हुई और क्या वो सभी जो पार्ट्स हैं वो उनका जो प्रोसेस है रूसी क्रांति फ्रेंच क्रांति में अगर वो बदलाव हो जाता है किसी एक भी पार्ट में तो फ्रेंच क्रांति संभव हो पाती या नहीं, यानी फ्रांसीसी क्रांति संभव हो पाती या नहीं। इसी प्रकार हमने रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा। हम फरवरी क्रांति और उससे पहले के सारे जितने भी एक्शंस हो चुके हैं उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा फाइनल पार्ट है अक्टूबर क्रांति। हम इसमें देखेंगे क्या क्या बदलाव आए। मैं उससे पहले आपको रिकॉल करा दूं कि जो इसमें शब्द पेट्रोग्राद आएगा वो एक पहले जर्मन शब्द हुआ करता था सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये क्योंकि उस समय 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था, तो रूस की सेना शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रही, लेकिन बाद में उसने अपना समर्थन सरकार से छीन लिया और लोगों ने वापस अपना समर्थन ले लिया। अब वह सरकार से डिमांड करने लगी कि उन्हें अब ये युद्ध को रोक देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स थे। एक था एक्सिस, हम जिसे केंद्रीय बोल सकते हैं या दूरी, दूसरा था मित्र ग्रुप जिसे एलाई ग्रुप बोलते हैं। तो ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे थे। कुछ लोग कुछ देश जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तभी उसमें शामिल हो चुके थे और कुछ उसमें बाद में आए थे, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह। ये सब फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि ये एक्सिस यानी केंद्रीय ग्रुप में थे और मित्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जिसको बाद में इटली ने भी ज्वाइन किया था, और रोमानिया ने। तो जब हम ये पूरा टाइम स्टैम्प्स पढ़ते हैं रूसी क्रांति के बारे में तो हम उसमें पाते हैं कि रूस की क्रांति 17 में हुई और वॉर 18 में ख़त्म हुआ। यानी एक जो साल का हम टाइम पीरियड है वो भी समझेंगे कि क्रांति के जस्ट बाद ही क्यों वॉर ख़त्म हो गया। क्या वॉर पहले या उसके और लंबा भी चल सकता था, ये हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो और फ्रांसीसी क्रांति रूस फरवरी क्रांति में हम ये जान चुके थे कि कैसे ये फ्रांसीसी क्रांति से अलग है, क्योंकि हम इसको टाइम पीरियड यानी क्रोनोलॉजी से पढ़ रहे हैं। और बाकी जो क्रांति होंगी शायद हम उनको या तो टाइम पीरियड से पढ़ेंगे या फिर उनको भी डिवीज़न करके पढ़ेंगे अलग अलग थ्योरीज, थिंकर्स और नेताओं के व्यू से, जो रूसी क्रांति को सबसे अलग बनाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ, मैं आपको फरवरी क्रांति में एक पढ़ा चुकी हूँ कि वहाँ पर जो राजा का शासन था वो ख़त्म हो चुका था और वहाँ पे एक अंतरिम सरकार बनी थी। अब अंतरिम सरकार से उम्मीद थी कि वह निर्वाचन करवाएगी और वह नए निर्वाचन नए चुनाव करवाएगी और नई सरकार का गठन करेगी। लेकिन क्योंकि अंतरिम सरकार में सारे सामंतवादी, सारे अमीर वर्ग, उद्योगपति और बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, जिसके कारण वह लोग ये चाहते ही नहीं थे कि निर्वाचन हो, नई सरकार आए। और रूस की जनता और वहाँ का जो नेता लेनिन, जो वोल्शेविक पार्टी का जो नेता था, वह चाहता था जल्द से जल्द ये हो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया, ताकि हमें पता हो कि हमारी सरकार किस प्रकार की आएगी, क्योंकि निर्वाचन यानी ये वोटिंग के थ्रू होगा। तो हम उस पूरे प्रोसेस को अब पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अंतरिम सरकार की तानाशाही। मतलब कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार वो सरकार, क्योंकि इसमें सारे जो पावर थी वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंच गई जो पहले से उन्हीं के पास, सिर्फ राजा का शासन बदला है लेकिन पावर जिनके हाथ में तो उन्हीं के हाथ में रह गई। और ये एक लोकतांत्रिक सरकार या फिर हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार की अंतरिम सरकार के रूप में ये सामने आई। तो लोगों को लगा कि ये एक प्रकार का झूठ या फरेब चल रहा है, जिसमें ये अगर जल्दी इनको हटाया नहीं गया तो ये फिर से तानाशाही करेंगे और इस बार राजा ना सही तो इनकी सरकार रूस को उसी प्रकार से ट्रीट करेगी या उनके लोगों को जैसे उनके साथ होता था राजा के समय में। फिर है वल्शोविक विचार। वल्शोविक कौन होते हैं, क्योंकि आपने वर्ड सुना होगा तो उसमें हम जान लेते हैं। जो वल्शोविक होते हैं वो होते हैं जो वल्शोविक पार्टी के विचारों को और लेनिन के विचारों को मानते हैं, उन्हें वोल्शेविक कहा जाता है। उन व्यक्ति को ही वोल्शेविक कहा जाता है। जैसे
अगर आप उदारवादी विचारधारा को मानेंगे तो आप उदारवादी कहलाएंगे, समाजवादी वाले लोग समाजवादी कहलाएंगे, या फिर जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है मार्क्सवादी, उसको मानने वाले लोग मार्क्सवादी कहलाएंगे। इसी प्रकार वेल्शोविक विचारधारा को मानने वाले लोगों को वेल्शोविक कहा जाता है, या उसके समर्थकों को वेल्शोविक कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो ये अंतरिम सरकार है जो वेल्शोविक है, इनके बीच में संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। और यहाँ पे ये संघर्ष दिख रहा है कि आप किस प्रकार ये देख सकते हैं कि इनका संघर्ष कितना बढ़ गया है, क्योंकि एक अस्थायी सरकार थी, ये कोई एक्शन बड़े एक्शन ले भी नहीं सकती थी। एक अस्थायी बहुत बड़े सरकार बहुत बड़े एक्शन नहीं ले सकती है, ये किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान की बात हो सकती है। तो वो भी चाहते थे कि एक स्थायी सरकार आए, और जो रूस में उन्होंने जो बदलावों के बारे में सोच रखा था वो सभी बदलाव जल्दी से जल्दी पूरे हों। फिर है कि हम यहाँ पे दो टाइम स्टैम्प्स देखते हैं, 16 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। तो पढ़ेंगे इन दोनों टाइम स्टैम्प्स में क्या हुआ कि जो 16 अक्टूबर है, ये व्यक्ति लियोन ट्रॉट्स्की, यह लेनिन के कहने पर एक गुप्त सैन्य क्रांति करवाता है, क्योंकि ये कब होनी है ये सिर्फ लेनिन को और लियोन को पता होता है, जिसके कारण सरकार कोई इनको विफल करने की कोई योजना नहीं बना पाती। क्योंकि हमने देखा था कि जुलाई में फरवरी क्रांति जब हुई, उसके बाद जुलाई में बेल्शेविक क्रांति को सरकार द्वारा ख़त्म कर दिया गया। तो उन्होंने इस बार गुप्त क्रांति की ताकि सरकार ऐसी कोई योजना ना बना पाए जिससे इनकी क्रांति में कोई भी रुकावट पैदा हो, और ये जो भी बदलाव लाना चाहते हैं रूस में वो सब रुक जाए। तो यही कारण था कि यहाँ पर लेनिन को एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, जिसके कारण वह अपने आप को और अपनी पार्टी को ये बता सकता है या बता पाता है कि अब हम रूस में समाजवाद को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि रूस के समाज में ये समाजवादी व्यवस्था और मार्क्सवादी विचारधाराओं के जो गुण हैं ये बहुत पहले से दिखाई देने लगे थे। जो फाइनल रूस की क्रांति से माना जाता है वो ये है 24 अक्टूबर 1917। इसको रूस की क्रांति दिवस कहा जाता है। और रूस की क्रांति के अन्य नाम भी हैं अक्टूबर क्रांति, रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा कि पेपर में तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या रहा है। प्रधानमंत्री क्रेनेस्की द्वारा सरकारी सेना को बाहर भेजा गया। प्रधानमंत्री ने सरकारी सेना जो है उसको शहर से बाहर भेजा, और उसमें खुद वो शामिल थे ताकि वो सेफली वहाँ से बाहर निकल सकें, और कुछ बड़े मंत्री भी वहाँ से बाहर निकल सके, तथा वह शहर के बाहर व अंदर के हालातों को देख पाए कि किस प्रकार वहाँ पर हालात हो रहे हैं, और क्या कौन सी पार्टी द्वारा, मतलब कौन सी पार्टी तो नहीं, बेल्शेविक पार्टी या क्रांतिकारियों द्वारा शहर में किस तरह का माहौल बना रखा गया है। फिर ऐसे ही है कि इसका फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि और उसके साथ ही उन्होंने अपनी सेना को ये भी आदेश दिया कि जितने भी टेलीफोन या टेलीग्राफ जितनी भी संस्थाएं हैं उनको कब्जे में ले लिया जाए, ताकि क्रांतिकारी एक दूसरे से संपर्क न कर पाए और ये जो क्रांति है कुछ छोटे एरिया में ही सीमित रह जाए। हालांकि सेना इस चीज़ में बहुत सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो क्रांतिकारी सेना उन्हें ये पता लग गया कि अब सरकार एक्शन में आ चुकी है, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वहाँ मॉस्को शहर को उन्होंने लॉक कर दिया, पेट्रोग्राद को उन्होंने लॉक कर दिया, तो उन्होंने सारी सरकारी इमारतों को लॉक कर दिया। मतलब लॉक करने का मतलब होता है उस पर कब्जा कर लेना, और सीधा सरकारी सेना और क्रांतिकारी सेना के बीच में सीधा एक युद्ध छिड़ गया। यही एक कारण था कि हम इसे रूसी क्रांति का अंतिम चरण मान सकते हैं। इससे पहले जो रूसी क्रांति होती थी वो छोटे छोटे ग्रुप्स करते थे या उनके नेताओं द्वारा होते थे, लेकिन ये फाइनली सेना के साथ हुई। यहाँ पे लोग, मजदूर, हर तरह का व्यक्ति इसमें शामिल था, क्योंकि सभी की मजबूरियाँ इसमें शामिल थी, तो इसलिए ये सक्सेसफुल ज़्यादा मानी जाती है। फरवरी क्रांति भी सक्सेसफुल है क्योंकि वो इसका एक कदम ही था। अगर वह कदम नहीं हो पाता तो रूस की क्रांति जो अक्टूबर क्रांति के नाम से फेमस है, शायद वो इतनी सक्सेसफुल उस टाइम ना हो पाती। तो सरकारी कार्यालयों पे इन्होंने कब्जा किया, तो उसका क्या रिजल्ट निकला, सभी मंत्री थे, सभी को जितने भी मंत्री थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोग्राद यानी सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, ये जो शहर था इसको पूरी तरीके से उन्होंने लॉक कर लिया। अब कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सकता है क्रांतिकारियों के अलावा।
मंत्रियों का आत्मसमर्पण हुआ, मंत्रियों ने आत्मसमर्पण किया और उन्होंने परमिशन दी कि अब नई सरकार अपनी पार्टी या नई सरकार या नई पार्टी, जो भी पार्टी आने वाली है वो अपनी सरकार का गठन कर सकती है, जो भी प्रोसेस वो चाहे। मतलब कि अब उन्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कौन क्या करना चाहेगा, क्योंकि अब मंत्रियों ने अपना पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, वह अब हार मान चुके हैं और रूसी क्रांति फाइनली संभव हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। अब और भी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि पेट्रोग्राड में उसके बाद क्या हुआ कि जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है, इसने वहाँ पे बैठक की और वहाँ पे कुछ निर्णय लिए गए। पहला कि जो बेल्शेविक क्रांति हुई उन्होंने उसको सही माना, उन्होंने बोला बिल्कुल सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था और ये किसी भी रूप में गलत नहीं माना जा सकता है। फिर है कि मॉस्को और पेट्रोग्राड पे उन्होंने पूरा नियंत्रण, क्योंकि यही दो सबसे बड़े औद्योगिक शहर थे। औद्योगिक शहरों पर कब्जा करने का मतलब है किसी की बैकबोन पकड़ लेना, तो उन्होंने भी यही काम किया और फिर आगे बढ़कर गाँव के माध्यम से और अन्य शहरों के माध्यम से रूस के अन्य जगहों पर भी इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। फाइनली इस पूरे प्रोसेस या इस पूरे दिन में जो हुआ उसी को हम रूसी क्रांति के रूप में पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको रूसी क्रांति या अगस्त क्रांति में जो भी कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगी, और अगर और भी कुछ दिक्कतें हो तो आप उसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति के बाद, क्योंकि अब जैसे हमने फ्रेंच क्रांति पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था कि उसके बाद क्या हुआ, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि रूस के समाज में किस तरह के बदलाव आए। उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे तारीख बताया गया है, रूस की तारीख किस प्रकार रही है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म डेट या एक यूनिफॉर्म डेट को ही, मतलब मंथ वगैरह जो भी प्रोसेस है उसी को ही माना जाता है। लेकिन रूस की तारीख अलग से पढ़ने का कारण है कि यहाँ पे रूस में 1 फरवरी 1918 तक, मतलब 1918 आप मान रहे रूसी क्रांति के बाद का महीना, उसके बाद जूलियन कैलेंडर को ही माना जाता था। लेकिन जब नई रूसी सरकार बनी तो उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया, जो उनका स्थायी कैलेंडर भी हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग ये एक मिनट आपको दिखा देती हूँ, यह जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। यानी अगर इस कैलेंडर में आज 14 तारीख होगी फरवरी की, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 फरवरी होगी। आपको बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो फरवरी क्रांति है वो 12 मार्च को हुई और अक्टूबर क्रांति 17 नवंबर को हुई। आगे मैं आपको थोड़ा सा एक गलतफहमी हो गई, मैं आपको बताती हूँ कि अगर जूलियन कैलेंडर में 14 फरवरी होगा, ठीक है, तो आप इसमें 13 दिन ऐड कर ले तो ये 27 हो जाएगा, 27 फरवरी हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो इसी प्रकार 12 मार्च को जो हुआ वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी क्रांति है। लेकिन जो डेट्स वगैरह जो जूलियन कैलेंडर, क्योंकि उस टाइम प्रोसेस जब ये क्रांति चल रही थी तो उस टाइम जूलियन कैलेंडर ही माना जाता था, तो वो फरवरी में हुआ करती थी, वो सारा एक्शन फरवरी में हुआ था। मैंने आपको 23, 24, 25 ये सारे एक्शन बताए थे कि एक इसका हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो उन्होंने बाद में जब नया कैलेंडर अपनाया तो बस 13 दिन के डिफरेंस के बाद इनकी डेट्स, नाम वही रहे लेकिन इनकी बस डेट बदल गई, यानी 12 मार्च और 7 नवंबर। अक्टूबर क्रांति का नाम हो गया 7 नवंबर और फरवरी क्रांति ही हो गई 12 मार्च को बस। लेकिन हम इसको इतिहास में सिर्फ उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के नाम से। जिस प्रकार हमने फ्रांसीसी क्रांति में ये महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ी थी, हम रूसी क्रांति में पढ़कर एक पूरा बैकग्राउंड ले लेंगे, सभी पूरे रूसी क्रांति में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ और आगे क्या होने वाला है। देखिए जैसे कि है आपका 1850 से 80 के बीच में रूस में समाजवाद पर बहस हुई कि समाजवाद को अपनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक विचारक, आर्थिक विचारक या समाजवादी लोग ये सब इन पे बहस करते थे कि कौन सी व्यवस्था रूस में अच्छी होगी, क्योंकि फ्रांस ने जो व्यवस्था अपनाई वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। एक पहले उसने राष्ट्रशाही लोकतांत्रिक को अपनाया, यानी गणतंत्र को अपनाया। अब लेकिन रूस का जो, क्योंकि हर देश में चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो रूस में चीज़ें अलग थी। उस बहस का रिजल्ट यह निकला कि 1989 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। इसमें ये जो वर्ड सोशल है ये रिप्रेजेंट करता है समाजवाद को,
ठीक है। तो यानी वहाँ पे फाइनली समाजवाद जैसी व्यवस्था को अपना लिया गया और लोगों ने इस व्यवस्था को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में भी अपनाया। फिर नेक्स्ट है 1905 में खूनी रविवार, यानी खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। मैं आपको इस बारे में बता चुकी हूँ, इसका एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें बताया है कि खूनी रविवार क्यों उसे कहा गया और 1905 में ऐसा क्या कहा गया कि इसे 1905 की क्रांति माना जाता है। एक बात जो फ्रांसीसी क्रांति को रूसी क्रांति से अलग करती है कि रूस में बहुत सारी क्रांतियां हुई और उनका पूरा मिला जुला जो रिजल्ट निकला वो रूसी क्रांति है। अगर वो सारे स्टेप्स नहीं हुए होते तो शायद रूसी क्रांति हम कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे होते आज। तो ये हमें चीज़ें समझ में आई कि फ्रांसीसी क्रांति में हम चीज़ों को, उसमें मतलब वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स कम हुआ करते थे, वहाँ पे डिवीज़न वाइज हमने अलग अलग ग्रुप्स के डिवीज़न वाइज इसको स्टडी किया, लेकिन यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। 1917 में 2 मार्च को जार ने अपना त्यागपत्र दिया, यानी कि अब उस जो राजशाही थी पूर्णतः खत्म हो चुकी थी। और पेट्रोग्राड 24 अक्टूबर पेट्रोग्राड में बेल्शेविक विद्रोह, यानी जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से पढ़ते हैं, ये हुआ 1918 में और 20 में, मतलब 1918 से 20 में, क्योंकि 1918 में ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो चुका था। तो इसके बाद 1918 से 20 2 सालों के बीच में यहाँ गृह युद्ध हुआ। हम आगे इस गृह युद्ध को पढ़ेंगे, ये गृह युद्ध क्या हुआ, होता क्या है इसमें, किस कारण ये गृह युद्ध हुआ रूस में, अगर इतनी बढ़िया क्रांति होने के बाद भी। फिर हम पढ़ेंगे कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न क्या होता है, ये किस प्रकार इसका गठन हुआ। वैसे कम्युनिस्ट और इंटरनेशनल कम्युनिस्ट और इंटरनेशनल 2 शब्द हैं, उनको मिलाकर कॉमिंटर्न बोला जाता है, तो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार फाइनली रूस के समाज में बदलाव आया। आपको नोट्स से, हैंड रिटन नोट से पढ़ाने का ये तरीका इसलिए है कि ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए और आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉपर नोट्स हो और आपको तो पता हो कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि पढ़ाई के लिए नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो आपको शायद पसंद आए अगर ये हमारा एक नया इनिशिएटिव, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में बताइए और हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।